हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जो आपका सीजी टेट हुआ था 2022 में, उसके जो सीडीपी है उसके हम 30 एमसीक्यूज़ को आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यह आपका होगा प्राइमरी लेवल के सीडीपी के क्वेश्चंस, जिन्हें हम आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो सीडीपी के जो आपके अपर प्राइमरी लेवल के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। और हिंदी की भी और साथ ही साथ ईवीएस की भी हमने सीजी टेट 2022 के पेपर को सॉल्व किया है। तो ऐसे ही हम सभी जितने भी आपके सीजी टेट हुए हैं उन सभी के एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। हम सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर फ्री क्लासेस ली जा रही हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी वीडियोस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सभी क्लासेस की PDF आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, और ये हमारा होगा जो 30 क्वेश्चन का होगा। यहाँ हम प्राइमरी लेवल के 30 MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और साथ ही साथ आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, पावलोव, मैकडूगल, पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसे आप सब जानते हैं कि कोहलबर्ग ने दिया था। इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा और इसकी थ्योरी भी हमने हमारे क्लासेस के माध्यम से कराई है। तो जिन्होंने भी वो थ्योरी नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। कोहलबर्ग के साथ साथ ही आपके पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पियाजे। और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत कब दिया था? तो इसकी डेट भी आप याद रखेंगे, 1932 में इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एनी सुलिवन हु सर्व्ड एज हेलन केलर ट्यूटर सफर्ड फ्रॉम, ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, स्पीच डिफेक्टिव, मेंटल रिटार्डेशन या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट। एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया था, जो एनी सुलिवन थी वो हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वो किससे पीड़ित थी ये आपको बताना है। हड्डी रोग विकलांगता, भाषाई दोष मंदता, मानसिक मंदता या फिर दृश्य हानि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृश्य हानि, मतलब कि विजुअल इम्पेयरमेंट से पीड़ित थी जो आपकी एनी सुलिवन थी। और हेलन केलर से संबंधित आपके जो अपर प्राइमरी लेवल है 6 to 8, उसमें भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था हेलन केलर से संबंधित। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इससे पैटर्न पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। In Piaget's theory, a process which is the balancing act between the old and the new, between perceptions and experience, known as assimilation, accommodation, knowledge disturbance या equilibration। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। आत्मसातीकरण, समंजन, ज्ञान भंग, अशांति या फिर संतुलन। हमने पियाजे की थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो जिन्होंने भी वो थ्योरी नहीं देखी वो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पियाजे के सिद्धांत से आपके एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। पम के द्वारा जो लिया गया आंसर था वो था आपका संतुलन, मतलब कि इक्विलिब्रेशन, मतलब कि जो पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली जो क्रिया होती है उसे हम संतुलन कहते हैं। और ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है
संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रिया, प्राक संक्रिया या फिर मूर्त संक्रिया। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसके नाम आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका हिंदी का नाम है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। आप देख सकते हैं पियाजे से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, और जो आपका अपर प्राइमरी लेवल था उसमें भी आपके पियाजे से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिन्होंने भी पियाजे की थ्योरी अभी तक नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए। तो जो आपके पियाजे थे उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहला था उनका सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा था उनका प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा था कॉन्क्रीट, और चौथा था उनका फॉर्मल स्टेज। और जो सेंसरी मोटर स्टेज था उसकी अवस्था थी जन्म से लेकर 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था थी 2 से लेकर 7 वर्ष, कॉन्क्रीट की अवस्था थी 7 से लेकर 11 वर्ष, और आपके जो फॉर्मल है उसकी अवस्था थी 11 से लेकर 15 साल या उससे अबव। तो जो इसमें संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था के बारे में पूछा गया तो ये आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रिया काल, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। सभी की अवस्था है उन्हें भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूड रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, प्रतिबंधात्मक वातावरण, लीस्ट पेरेंट्स पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, रिस्ट्रेनिंग पब्लिक एजुकेशन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो जो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है वो है आपका गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। प्रतिबंधात्मक वातावरण आपका नेगेटिव होता है। माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, इसमें न्यूनतम भागीदारी नहीं होगी, इसमें पूर्ण भागीदारी होती है, तो ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। सार्वजनिक शिक्षा पर रोक, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, और आपका समावेशी शिक्षा से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ क्या शामिल है? फॉर चिल्ड्रन इन द 2 to 8 year old group, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and एडेप्टेबिलिटी स्किल्स, मतलब कि अनुकूलन क्षमता या कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण क्षमता या कौशल, लैंग्वेज स्किल, भाषाई क्षमता या कौशल, राइटिंग स्किल, लेखन क्षमता या कौशल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो आपका विकास में पैटर्न, जो विकास का पैटर्न होता है उसमें मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ साथ और भी क्या शामिल होता है? तो उसमें उनकी भाषाई क्षमता, मतलब कि लैंग्वेज स्किल उसमें शामिल होती है 2 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप भाषाई कौशल होगा वो याद रखेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? ये आपके RTE एक्ट 2009 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी तक हमारे जो लेक्चर्स बच गए हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे। हमने इससे पहले NCF 2005 के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम पढ़ेंगे इसके RTE 2009 के बारे में और आपका NEP 2020। ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं आपके बचे हुए हैं, तो इन दोनों को भी हम कवर करेंगे। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, आवश्यकता सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, या फिर विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायता करता है? प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर या डायग्नोस्टिक? विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स? प्लेसमेंट, समेटिव, कंटिन्यूअस या फिर डायग्नोस्टिक? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपके किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को हमारे क्लासेस के माध्यम से हम उसे कवर कर रहे हैं। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आपको PDF नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को जो है फ्री क्लासेस मिल सकें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। कौन सा मूल्यांकन है वो होता है डायग्नोस्टिक। जो आपका डायग्नोस्टिक है वो बच्चों की पहचान करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। और आपका योगात्मक ये नहीं होगा, निरंतर भी नहीं, प्लेसमेंट भी नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादित नहीं किया है? Whom of the following has not propounded the लर्निंग थ्योरी? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या BS ब्लूम? तो हमने अधिगम के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा है। थॉर्नडाइक, स्किनर की थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो जिन्होंने भी वो दोनों थ्योरी नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा BS ब्लूम। इन तीनों ने ही अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन जो BS ब्लूम है इन्होंने नहीं किया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। समीपस्थ, शीर्ष पुच्छक, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास या सकल मोटर विकास, शीर्ष पुच्छक या समीपस्थ। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक। प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सेफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमो डिस्टल? तो जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो केंद्र से बाहर की ओर जब हमारा विकास होता है, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसके बारे में पढ़ा था। जो आपका केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत आता है। और आपके सेफेलोकॉर्डल के अंतर्गत जिनका विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है वो आपका सेफेलोकॉर्डल के अंतर्गत आता है। तो ये मोटर विकास से संबंधित नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी है वो यहाँ से हट जाएगा। तो जो मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का जो क्रम होता है वो सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास में होता है, मतलब कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें आपके मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है और फाइन मोटर स्किल में आपके मसल्स का कम यूज़ होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह किस प्रकार का निजी भाषण का संकेत है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। A task, Manisha is talking to herself about ways she can proceed on task. According to Lev Vygotsky's ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of self-regulation, egocentrism, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। तो ये जो सिद्धांत है वो आपके लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और जो मनीषा है वो स्वयं से बात कर रही है। स्वनियमन मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन। जो मनीषा है वो अपने आप से स्वयं से बात कर रही है, तो ये आपके स्वनियमन के अंतर्गत आएगा, मतलब कि ये आपके प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर स्वनियमन लिखा गया है तो ये भी आपके प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत ही आता है, निजी भाषण के अंतर्गत ही आएगा। तो ये इसमें बिल्कुल
सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, तो वो वीडियो भी जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे क्लास के माध्यम से आपको बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आने वाले जो टॉपिक होते हैं उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। अननेसेसरी किसी भी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर नहीं कराए जा रहे हैं। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लस पीडीएफ नोट्स भी यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका पूछा गया है विशेष शिक्षा से, जो कि आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। विशेष शिक्षा का टॉपिक आपके जो प्राइमरी लेवल है उसके अंतर्गत दिया गया है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमता, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा या विशेष शिक्षा? Which term is generally used to describe the method and practice of education of students with particular learning difficulties, mental health issues, specific disability, physical or development? Integrated education, education for the disabled, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन? जो विशेष कठिनाइयों से ग्रसित जो बच्चे हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेष कठिनाइयों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के बारे में दिया गया है, तो ये आपका आ जाएगा विशेष शिक्षा। अगर यहाँ पर दिया जाता कि दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे, तो इसका जो आंसर होता वो होता आपका समावेशी शिक्षा। लेकिन आपसे सिर्फ यहाँ पर विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष शिक्षा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन के जो शब्द हैं उसे भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपसे आखिर पूछा क्या गया है, तो उस हिसाब से आपको इसमें आंसर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यह कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया है? का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? इट इज सेड दैट डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन इट? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है वो आपके आएगी निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो आपका विकास है वो कभी समाप्त नहीं होती, ये आपके माता के गर्भ से लेकर आपके मृत्यु तक चलती ही रहती है। तो इस प्रकार से ये आपका आएगा निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत। हमने जब वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था तो इन सभी पॉइंट्स को हमने उसमें अच्छे से कवर किया था, तो वो टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो वो वीडियो भी जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए ही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़िए। यहाँ बिल्कुल आपको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़िए और इन सभी क्लासेस को पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इन सभी चीज़ों को आप पेड क्लास में लेकर पढ़ते हैं, उससे अच्छा जब आपको फ्री में यहाँ पर सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF नोट्स आपको सभी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट क्या है? व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक या प्रयोगात्मक तकनीक? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे TAT कहते हैं, ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज अ सब्जेक्टिव टेक्निक, ऑब्जेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक, मतलब कि प्रक्षेपण तकनीक। जो आपका व्यक्तित्व को मापने की विधि है थीमेटिक अपरसेप्शन
टेस्ट, उसे कहा जाता है प्रक्षेपण तकनीक। और जो इसका निर्माण किया गया था वो किया था आपके हेनरी मरे ने। हेनरी मरे के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और जो आपके हेनरी मरे थे वो आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इस सभी चीज़ों को आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? गलत है, यह आपसे पूछा गया है। यह भी आपके वृद्धि और विकास से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जो आपका वृद्धि और विकास है वो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विकास संयोग का एक परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। Which of the following principle of development is incorrect one? There are individual differences in development. Development is the result of coincidence. It is a continuous process. It is predictable. तो इसमें से आप देख सकते हैं गलत है, ये आपसे पूछा गया। तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये बिल्कुल सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, अभी हमने देखा था इसके बारे में, तो ये भी सही है। यह अनुमानित है, ये भी इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकास संयोग का परिणाम होता है, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हमसे गलत ही पूछा गया है तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विकास संयोग का एक परिणाम होता है, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें आप इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आपका अगेन विकास से क्वेश्चन पूछा गया है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या फिर परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, आपको विकास का अर्थ बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसे ही विकास का अर्थ के रूप में लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका विकास होता है उसमें आपके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के अवलोकन को इसमें शामिल किया गया है। और जो विकास आपका होता है वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन की श्रृंखला है वो विकास का अर्थ कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिबेलियन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज? चाइल्डहुड, इन्फेंसी, प्री एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो पूर्व किशोरावस्था होती है, मतलब कि प्री एडोलेसेंस, वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्रोह की भावना है वो आपके पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट है आपका विकास से ही संबंधित क्वेश्चन है। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था या शैशवावस्था? Which period of development is called period of extreme pressure and tension? Adolescence, childhood, adulthood या infancy? जो आपके अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है वो आपका कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर आप किशोरावस्था याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? अब ये आपका पूछा गया है शिक्षण मॉडल से संबंधित क्वेश्चन। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण। विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द composition of teaching model of memory level and understanding level? Planning, exploration, generalization या presentation? तो जो आपके शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है यह आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण। जो आपका एक्सप्लोरेशन होता है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें अन्वेषण को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत या सूझ्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत?
Which of the following theory is also known a theory of reinforcement? Operant conditioning theory, stimulus response theory, classical conditioning theory या फिर theory of insight? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका पुनर्वलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है वो आपका है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, और ये है आपका स्कीनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत। जब हमने स्कीनर की थ्योरी पढ़ी थी तब उसमें हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं जो स्कीनर की थ्योरी है वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो वो वीडियो भी आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो आपके कोहलर के द्वारा दिया गया था, और एसआर थ्योरी जो है आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में आप देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद में शामिल किया गया यह आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 ए। द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी आपके आरटी एक्ट 2009 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। The right to free and compulsory education for children between the age group of 6 to 14 has been included in the Indian Constitution as Article 26, Article 15, Article 45 या Article 21A। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 है, जो कि आपके भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो इसे जोड़ा गया था 21A में जोड़ा गया था। 86वें संशोधन के 2002 द्वारा 21A में इसे जोड़ा गया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे, और इसमें जो है आपके 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को इसमें शामिल किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। What do you understand by peer rating? An assessment tool where the work of person is assessed by other peer members. It is similar to peer grading. The rating of peer could be done by anyone. A rigorous assessment of skills. तो जो peer rating होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिसमें किसी कार्य का मूल्यांकन अन्य किसी सदस्यों द्वारा किया जाता है वो कहलाता है आपका पीयर रेटिंग। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो विकलांग के साथ साथ कौन से और जो छात्र शामिल हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिया गया है। प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र। स्पेशल एजुकेशन डज नॉट ओनली encompasses students with disability, it is also made up of gifted and talented students, outstanding students in sport, substance abuse children, students from weaker sections of society। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली छात्र। जो विशेष शिक्षा होते हैं उसमें विकलांग के साथ साथ आपके प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे ही समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह बहुत आत्म केंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। अ चाइल्ड ऑफ 6 or 7 year old is not able to accept other viewpoint because he is too young, he is egocentric, he is not intelligent या फिर he is imaginative। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। जो 6 से 7 वर्ष का बालक होता है वो आत्म केंद्रित होता है
जो बच्चे होते हैं 6 से 7 वर्ष की उम्र के जो बालक होते हैं उन्हें अपना ही दृष्टिकोण सही लगता है, उन्हें दूसरे के दृष्टिकोण को देखने में उन्हें कठिनाई महसूस होता है, इसीलिए जो है वो आत्म केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। आप इसे एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा है, उसे एक कुत्ते से डर लगता है, उसे जो है कुत्तों से डर लगता है, तो वो मान सकता है कि सभी को कुत्तों से डर लगता है। इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो आत्म केंद्रित ही है। जो 6 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं स्वीकार कर पाता, क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म concept of physical and social reality. This is one of the characteristics of physical development, intellectual development, emotional development या फिर social development। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का उसमें निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, जिसमें दिमाग और मस्तिष्क का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यही आपके बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता या कल्पनाशीलता नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? क्रिएटिविटी, थिंकिंग, टॉलरेंस या इमेजिनेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहनशीलता या फिर टॉलरेंस ही आपका बौद्धिक विकास के तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी आपका सृजनात्मकता, चिंतन और कल्पनाशीलता ये सभी आपके बौद्धिक विकास के अंतर्गत आते हैं, और जो सहनशीलता है ये आपका बौद्धिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बौद्धिक विकास का स्तर होता है उसके नाम आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है सृजनात्मकता, उसके बाद आता है चिंतन करना, फिर आपका होता है स्मृति, फिर आपका आता है कल्पनाशीलता, उसके बाद आता है आपका समस्या समाधान। तो इस प्रकार से इसके क्रम भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा गलत है? गलत है यह आपसे पूछा गया है। व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पादक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी के बारे में आपको गलत कथन पूछा गया है। पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। पर्सनैलिटी इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी स्प्रेड्स ओवर द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस of the person. Personality is limited only to the appearance of a person। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो बाह्य के साथ साथ आंतरिक रूप से भी फैला होता है। तो इस प्रकार से इसमें यही गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और बाकी जो व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है ये बिल्कुल सही है। और जो आपका पर्सनैलिटी होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का संयुक्त उत्पाद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ होता है, मतलब कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस व्यवहार में फैला हुआ होता है, ये भी बिल्कुल इसमें सही है। तो गलत आपसे पूछा गया तो यही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक नहीं है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? पीयर ग्रुप, हेल्थ, इमोशंस या इंटेलिजेंट? जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है वो है आपका साथी समूह। जो आपका साथी समूह है ये इसमें नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपके व्यक्तिगत कारक होते हैं वो होते हैं आपके स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि और संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता। 2 पॉइंट आप और नोटिस में कर लेंगे।
कि एक होता है आपका संवेदनशीलता और दूसरा होता है आपका अनुकूलनशीलता। इस प्रकार से ये जो 5 होते हैं ये आपके व्यक्तिगत कारक होते हैं, और जो आपका साथी समूह है ये आपका व्यक्तिगत कारक नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के कौन से चरण का प्रतिनिधित्व करता है? पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक। हमने लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी भी कराई है, तो जिन्होंने वो थ्योरी नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने उन सभी की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because other approves it represent blank stage of morality, conventional, post conventional, formal conventional या फिर प्री कन्वेंशनल। तो जो इसमें कहा गया है कि एक कार्य को संपादित करने के लिए स्वीकार करना, क्योंकि संपादित करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, ये नैतिक चरण के कौन से चरण को रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो कन्वेंशनल है मतलब कि पारंपरिक जो आपका स्टेज होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के हिसाब से अपना जो कार्य है उसे करते हैं। कार्य को वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, इसीलिए ये आपका हो जाएगा पारंपरिक स्टेज के अंतर्गत, मतलब कि कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत। जो आपका कन्वेंशनल स्टेज है उसके अंतर्गत ये जो पॉइंट्स हैं वो कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत, कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या अनुमान लगाया गया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार या काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सकर्मक विचार, मतलब कि ट्रांजिटिव थॉट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने जीन पियाजे की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा था, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, तो जिन्होंने भी वो थ्योरी नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने जो आपके प्राइमरी लेवल के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि था आपके CDP से संबंधित क्वेश्चंस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और आगे भी हम इन सभी की जो है सभी सब्जेक्ट्स की ऐसे ही MCQs को डील करते हुए चलेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।